दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्दिशा क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न को ऑलरेडी कवर कर लिया है और जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वह है दोस्तों हमारा प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में दोस्तों हम 2011 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक कवर करेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी के परीक्षाओं में दोस्तों फैक्ट हूबहू दोस्तों रिपीट करते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए। पहले प्रश्न एशियंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न एशियंट हिस्ट्री में देखिए 2023 में जो प्रश्न पूछा गया है वह कह रहा है दोस्तों कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुचीरी किस रूप में विख्यात थे। क्या है, कह रहा है प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे। तो इसका सही आंसर बिल्कुल हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा पत्तन यानी कि हार्बर के रूप में। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों पत्तन यानी कि पोर्ट्स के रूप में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे। तो याद रखिए पत्तन यानी कि पोर्ट्स के रूप में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से देखिए, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे। तो याद रखिए पत्तन। ठीक है, हम डिटेल व्याख्या नहीं देखेंगे दोस्तों, केवल सही जो ऑप्शन है उसी को देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षाओं में फैक्ट दोस्तों रिपीट करते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन आनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर से देखिए, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन आनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। हम सही आंसर मार्क करेंगे। एक बार और देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन आनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, साहित्यिक कृति और उनके रचनाकार। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या कह रहा है, चलिए देखेंगे। पहला कह रहा है दोस्तों हमारा कि देवी चंद्रगुप्त बिल्हड़, कह रहा है देवी चंद्रगुप्त बिल्हड़। फिर कह रहा है दोस्तों हमीर महाकाव्य नय चंद्र सूरी। क्या है, कह रहा है हमीर महाकाव्य नय चंद्र सूरी, मिलिंद पन्हा नागा अर्जुन। फिर कह रहा है दोस्तों नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे। इसमें जो सही सुमेल दिए गए हैं दोस्तों वह केवल 3 सही सुमेल दिए गए हैं। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नीचे इसकी व्याख्या देखिए क्या दिया गया है, यहाँ देखें। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों देवी चंद्रगुप्त किसकी है। तो देवी चंद्रगुप्त दोस्तों हमारी किसकी रचना है, या बिल्हड़ की रचना ना होके दोस्तों किसकी रचना है, विशाखदत्त की। देवी चंद्रगुप्त किसकी रचना है दोस्तों, विशाखदत्त की, इसलिए पहला हमारा गलत दिया गया। बाकी कह रहा है कि हमीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है मिलिंद पन्हा नागा अर्जुन, यह भी दोस्तों सही है। फिर कह रहा है दोस्तों नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी, तो यह भी हमारा सही है, यानी कि 2, 3, 4 ऑप्शन हमारे सही दिए गए हैं। जबकि पहला कह रहा है कि देवी चंद्रगुप्त बिल्हड़, तो यह हमारा गलत है। देवी चंद्रगुप्त के रचनाकार हैं दोस्तों विशाखदत्त ना कि बिल्हड़, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, हमीर महाकाव्य दोस्तों नयचंद्र सूरी बिल्कुल सही दिया गया है। मिलिंद पन्हा नागा अर्जुन, यह भी सही दिया गया है। नीति व्याख्यामृत दिया गया है सोमदेव सूरी, यह भी हमारा सही है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ठीक है, देवी चंद्रगुप्त के रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ नीचे देखें विशाखदत्त। हमीर महाकाव्य के हो जाएंगे नयचंद्र सूरी। मिलिंद पन्हा के हो जाएंगे नागसेन या नागा अर्जुन। और नीति वाक्यामृत के हो जाएंगे दोस्तों कौन, वह है हमारे सोमदेव सूरी। या हमारे पॉइंट याद रखिएगा, पहला ऑप्शन गलत है, सही आंसर मार्क करेंगे। केवल 3 हमारे पॉइंट इसमें सुमेल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखें क्या कह रहा है।
ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चले दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी में फैक्ट रिपीट करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है। क्या है, कह रहा है दोस्तों, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय क्या जीवित नहीं मानते हैं। ठीक है, उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को क्या करता है दोस्तों, प्रतिबिंबित करता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, जैन परंपरा। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, जैन परंपरा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। यहां देखें, कह रहा है दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, क्या है, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और किस गतिविधि से जुड़े थे। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा, क्या है, पुरातात्विक उत्खनन। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, पुरातात्विक उत्खनन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से देखेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और किस गतिविधि से जुड़े थे। तो याद रखिए दोस्तों, हमारा पुरातात्विक उत्खनन, इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर से देखिए कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और किस गतिविधि से जुड़े थे। तो याद रखिए दोस्तों, पुरातात्विक उत्खनन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि क्या करता है, यूपीएससी की परीक्षाओं में दोस्तों फैक्ट हमारे रिपीट करते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। चलिए दोस्तों, बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे, 2023 के प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है, जो एशियंट हिस्ट्री के तहत पूछे गए थे। अब 2022 में जो एशियंट हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों, पहला प्रश्न की निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, राजा और उनके राजवंश। ठीक है, कह रहा दोस्तों नानुक, कह रहा है चंदेल, क्या है, नानुक कह रहा दोस्तों चंदेल, फिर कह रहा दोस्तों जयशक्ति परमार, फिर कह रहा दोस्तों नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार, फिर कह रहा दोस्तों भोज राष्ट्रकूट। कह रहा है उपर्युक्त में से क्या हैं, कितने सही सुमेलित हैं। क्या है, उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म इसमें सुमेल दिए गए हैं। ठीक है, क्या है, केवल 2 युग्म इसमें सुमेल दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि महोबा खंड के किंवदंतियों के अनुसार चंदेल परिवार की उत्पत्ति चंद्रमा, हिंदी में चंद्र कहा जाता है, और हेमवती के मिलन से हुई थी। ठीक है, कह रहा है चांदला या चंदेल मध्य भारत का एक भारतीय राजपूत वंश था। उन्हें भारतीय इतिहास में लोकप्रिय रूप से चंदेल या जिजाकभुक्ति वंश कहा जाता है। कह रहा है 954 ईस्वी में, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों ध्यान से सुनिए कि 954 ईस्वी के खजुराहो शिलालेखों के अनुसार चंदेल वंश के प्रथम राजा नन्नुक ऋषि चंद्रप्रेय के वंशज थे, जो एक प्रसिद्ध वैदिक ऋषि अत्रि के पुत्र थे। अतः युग्म 1 हमारा सही सुमेलित है, यानी कि नानुक राजवंश दोस्तों हमारा चंदेल, बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है। फिर कह रहा दोस्तों कि जयशक्ति का संबंध चंदेल वंश से था, ना कि परमार वंश से। क्या है, जयशक्ति का संबंध दोस्तों हमारा किससे, चंदेल वंश से था, ना कि परमार वंश से। इसलिए दूसरा पॉइंट हमारा दोस्तों क्या है, गलत दिया गया है। जयशक्ति का संबंध दोस्तों परमार वंश से ना होकर चंदेल वंश से हो जाएगा। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय कह रहा है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा नागभट्ट द्वितीय क्या है, यह हमारा बिल्कुल दोस्तों क्या है, कह रहा है कि नागभट्ट द्वितीय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना और कन्नौज में अपनी नई राजधानी स्थापित की। लगभग 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रामभद्र था। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। तो हमारा 3 दोस्तों जो युग्म दिया गया है यह सही सुमेलित है। फिर कह रहा है दोस्तों कि मिहिर भोज परमार वंश का राजा था, अतः युग्म 4 सुमेलित नहीं है। क्या है, भोज हमारा परमार वंश का शासक था, ना कि राष्ट्रकूट वंश का, इसीलिए चौथा पॉइंट भी हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तो नन्नुक दोस्तों हमारा चंदेल वंश बिल्कुल सही सुमेल हो जाएगा। जयशक्ति हमारा परमार वंश से ना सुमेल होके चंदेल वंश से होगा। ठीक है, नन्नुक और जयशक्ति दोनों दोस्तों चंदेल वंश से हो जाएंगे। नागभट्ट द्वितीय हमारा गुर्जर प्रतिहार बिल्कुल सही दिया गया है। भोज दोस्तों हमारे क्या, भोज हमारे परमार वंश के राजा थे, ना कि राष्ट्रकूट वंश के। क्या है, भोज हमारे
परमार वंश के राजा थे, ना कि राष्ट्रकूट वंश के। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसीलिए जो गलत युग्म है वह है जयशक्ति परमार और भोज हमारा राष्ट्रकूट। ठीक है, जयशक्ति हो जाएंगे चंदेल से और भोज हो जाएंगे परमार से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि नानुक हमारा चंदेल और नागभट्ट द्वितीय हमारा गुर्जर प्रतिहार बिल्कुल सही दिया गया है, इसीलिए इसमें सही आंसर मार्क करेंगे। केवल 2 युग्म सुमेल हैं। ठीक है, नानुक चंदेल, जयशक्ति भी चंदेल से हो जाएंगे, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार से, भोज हमारे हो जाएंगे राष्ट्रकूट से ना होके परमार से। ठीक है, जयशक्ति चंदेल से होंगे, भोज हमारे होंगे परमार से, इसीलिए दोनों पॉइंट गलत दिए गए हैं। जबकि नन्नुक चंदेल नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार बिल्कुल सही है, केवल 2 युग्म हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जयशक्ति हमारे हो जाएंगे चंदेल वंश से और भोज हो जाएंगे परमार वंश से। यहाँ दोनों पॉइंट गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न अब देखेंगे। यहाँ क्या पूछ रहा था हमारा 2022 में, क्या पूछा गया था, यहाँ देखिए ऊपर। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से क्या हैं, कौन से सही हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। क्या है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति क्या हो सकता था दोस्तों, दास हो सकता था। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। क्या है, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर क्या हो जाती थी, मुक्त हो जाती थी। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा क्या कि यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो इसमें सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, क्या वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3 ऑप्शन हमारे सही दिए गए हैं। यानी देखिए ध्यान से, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों कि स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर क्या हो जाती थी, मुक्त हो जाती थी। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है कि यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो। क्या है, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। क्या है, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, कह रहा है अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक आदमी जन्म से स्वेच्छा से खुद का बेचकर, युद्ध में कैद होकर या न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप गुलाम दास नहीं हो सकता है। क्या है, कह रहा है अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक आदमी जन्म से स्वेच्छा से खुद को बेचकर, युद्ध में कैद होकर या न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप गुलाम या दास नहीं हो सकता है। ठीक है, कह रहा है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, केवल दूसरा और तीसरा पॉइंट सही दिया गया है, यानी कि स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, और यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। यह पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, ऑप्शन 2 एवं 3। ठीक है, जबकि पहला पॉइंट कह रहा था कि अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक आदमी जन्म से स्वेच्छा से खुद का बेचकर, युद्ध में कैद होकर या न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप गुलाम या दास नहीं हो सकता है, अतः कथन 1 हमारा गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। केवल एशियंट हिस्ट्री से 2 ही प्रश्न पूछे गए थे। अब बढ़ेंगे हम 2021 के प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, चलिए देखिए, कह रहा है पहला पॉइंट पढ़िए यहाँ ध्यान से। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि धौलावीरा। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, धौलावीरा। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए यहाँ दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ। चलिए देखिए यहाँ दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा यहाँ देखिए, कह रहा है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों हमारा मगध हो जाएगा। ठीक है, मगध के गुप्त। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों थानेसर के पुष्यभूति। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कन्नौज के मौखरी, और फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा वह है वल्लभी के मैत्रक। ठीक है,
फिर देखिए, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो याद रखिए, सही आंसर मार्क करेंगे 1, 3, 4 और 6 ऑप्शन बी, यानी कि मगध के गुप्त, फिर दोस्तों थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक। ठीक है, याद रखिएगा, मगध के गुप्त, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक। 2 और 5वां पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा था कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो याद रखिए, मगध के गुप्त, फिर हो जाएगा थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक। क्या है? मगध के गुप्त, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1, 3, 4 और 6। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, मगध के गुप्त, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहां देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर। क्या है? कह रहा है बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर, गलत दिया गया दोस्तों। कह रहा है चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला। क्या है? चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा गणेश्वर ताम्र कला कृतियां। क्या है? गणेश्वर ताम्र कला कृतियां। तो इसमें दूसरा और तीसरा पॉइंट सही दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन 2 और 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है कि बुर्जहोम, यहां देखें, कश्मीर का एक नौपाषाणकालीन स्थल है जहां से गर्ता आवास के साक्ष्य मिले हैं। आखेट पर आश्रित मानव इस समय मंदिर का निर्माण करना नहीं जानता था। तब पहला युग्म क्या है दोस्तों? हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, बुर्जहोम से हमारे क्या मिले हैं? यह दोस्तों एक नौपाषाणकालीन स्थल है जहां से गर्ता आवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कह रहा है चंद्रकेतुगढ़ हमारा टेराकोटा कला, बिल्कुल सही सुमेल है। गणेश्वर हमारा ताम कलाकृतियां, यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। तो सही आंसर मार्क करेंगे 2 और 3। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण। तो कह रहा है दोस्तों बुर्जहोम, तो बुर्जहोम याद रखिए दोस्तों एक नौपाषाणकालीन स्थल है जहां से गर्ता आवास के साक्ष्य मिले हैं, ना कि शैलकृत देव मंदिर के। चंद्रकेतुगढ़ दोस्तों टेराकोटा कला, बिल्कुल सही है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला। गणेश्वर कह रहा है ताम्र कलाकृतियां, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। यहां ऊपर देखिए क्या दिया गया है। यहां देखिए, चलिए दोस्तों, कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है। ठीक है, देखें यहाँ कह रहा दोस्तों कि मिथाक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाएं भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। ठीक है, याद रखिए, यहाँ कह रहा है कि मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाएं भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या है? यह गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, जबकि पहला और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि मिथाक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाएं भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। ठीक है, तो यहां देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह बिल्कुल सही है। पढ़ेंगे यहां पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तो सही आंसर मार्क करेंगे हम, ऑप्शन बी केवल 2 हमारा सही आंसर दिया गया है। ठीक है, यहां देखें दोस्तों क्या कह रहा है, देखें ध्यानपूर्वक डिटेल। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका मिताक्षरा। क्या है? विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका मिताक्षरा पूरे देश में बंगाल, असम तथा उड़ीसा एवं बिहार के कुछ भागों को छोड़कर जहां दाएं भाग व्यवस्था लागू थी, संपत्ति के अधिकार के लिए कानून की सर्वमान्य पुस्तक थी। ठीक है, कह रहा है मिताक्षरा और दाएं भाग जाति भेद नहीं करती थी, यानी ऊंची या नीची जाति के लिए नहीं लिखी गई थी। अतः कथन 1 हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, कथन 1 यहाँ क्या कह रहा था, यहाँ देखें क्या कह रहा है। कह रहा था कि मिताक्षरा ऊंची जात की सिविल विधि और दाएं भाग निम्न जात की सिविल विधि थी, इसलिए पहला पॉइंट हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है यहाँ कि हमारा मिताक्षरा और दाएं भाग जाति भेद नहीं करती, यानी ऊंची या नीची जात के लिए नहीं लिखी गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि मिताक्षरा व्यवस्था में पिता के जीवित
क्या है, मिताक्षरा व्यवस्था में पिता के जीवित रहते पुत्र पिता की संपत्ति में क्या अधिकार का दावा कर सकता था, जबकि दायभाग पिता की मृत्यु के पश्चात ऐसे किसी दावे पर विचार करती थी। इसलिए हमारा कथन 2 क्या है, सही है। फिर तीसरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मिताक्षरा और दायभाग स्त्री पुरुष दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार व्यक्त करते हैं, अतः कथन 3 हमारा गलत है। ठीक है, इसीलिए हमारा कथन 3 गलत है। कथन 3 क्या कह रहा था, यहाँ देखें ध्यानपूर्वक, कह रहा है कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो याद रखिएगा, इसमें केवल हमारा दूसरा पॉइंट सही है दोस्तों, यानी कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। ऑप्शन बी केवल 2 हमारा सही आंसर होगा। हम लोगों ने डिटेल भी इसका देख लिया है। चलिए दोस्तों, बढ़ेंगे हम 2020 में जो एशियन हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे उसकी तरफ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षाओं में फैक्ट हूबहू रिपीट करते हैं। चलिए देखिए 2020 में जो एशियन हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो सही आंसर याद रखें, विनिमय पत्र। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो याद रखिए दोस्तों, विनिमय पत्र इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार और देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन सी विनिमय पत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते रहें, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों की भी शेयर करें, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे हमारे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। चलिए 2020 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को देखें, यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप संबंध क्या निर्दिष्ट करते हैं। क्या है, भारत के इतिहास के संदर्भ में दोस्तों कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं, यह हमारा प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भूमाप। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन ए भूमाप। एक बार और देखिए, कह रहा है भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भूमाप। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन ए हमारा भूमाप। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। यहां देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से क्या परामर्श दिया। क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अशोक। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से क्या हानि पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन ए अशोक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या कह रहा है हमारा चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर क्या करिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान उनकी किस राज्य में अवस्थिति है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों हमारा क्या भीलसा। कह रहा है दोस्तों भीलसा, कह रहा है भीलसा मध्य प्रदेश। तो यह हमारा दोस्तों बिल्कुल सही सुमेल है। भीलसा हमारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कह रहा दोस्तों द्वार समुद्र। ठीक है, कह रहा दोस्तों हमारा द्वार समुद्र महाराष्ट्र। तो यह हमारा गलत दिया गया है दोस्तों, द्वार समुद्र हमारा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों गिरिनगर गुजरात। क्या है, कह रहा है गिरिनगर गुजरात। तो यह हमारा सही सुमेल दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। क्या है, कह रहा है स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। तो यह हमारा दोस्तों क्या है, गलत दिया गया है। ठीक है, स्थानेश्वर कह रहा है दोस्तों क्या, उत्तर प्रदेश। तो यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे इसका डिटेल क्या दिया गया है। चलिए देखिए दोस्तों,
यहाँ कह रहा है दोस्तों भीलसा मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही सुमेल दिया गया दोस्तों, भीलसा मध्य प्रदेश। फिर कह रहा है दोस्तों गिरिनगर गुजरात, बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि द्वार समुद्र कह रहा है दोस्तों महाराष्ट्र, तो यह गलत है। याद रखिए दोस्तों द्वार समुद्र हमारा कहाँ स्थित है, यह हमारा दोस्तों कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित है हमारा द्वार समुद्र। क्या है, द्वार समुद्र हमारा कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य के हसन जिले में, ना कि महाराष्ट्र में। स्थानेश्वर कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश, तो याद रखिए स्थानेश्वर दोस्तों हमारा यह हरियाणा वर्तमान करनाल जिला में स्थित है। क्या है, स्थानेश्वर हमारा वर्तमान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो सही पॉइंट है हमारे 1 और 3 बिल्कुल सही सुमेल है। भीलसा मध्य प्रदेश, गिरिनगर गुजरात, जबकि द्वार समुद्र कर्नाटक, स्थानेश्वर हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, क्या है, भीलसा हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र हो जाएगा कर्नाटक, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर हो जाएगा हमारा हरियाणा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, भीलसा हो जाएगा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र कर्नाटक, गिरिनगर हो जाएगा गुजरात, स्थानेश्वर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2 पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में ना होके कर्नाटक में होगा, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में ना होके हरियाणा के करनाल जिले में होगा। इस पॉइंट को याद रखिए। द्वार समुद्र कर्नाटक के हसन जिले में स्थित है, जबकि भीलसा हमारा दोस्तों मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही दिया गया है। यह मध्य प्रदेश में स्थित प्राचीन नगर विदिशा का आधुनिक नाम है। क्या है, भीलसा। ठीक है, याद रखिए यह मध्य प्रदेश में स्थित प्राचीन नगर विदिशा का आधुनिक नाम है भीलसा। द्वार समुद्र कर्नाटक में, गिरिनगर गुजरात में, बिल्कुल सही दिया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे। 1 और 3 सही है, 2 और 4 हमारा गलत दिया गया है। द्वार समुद्र कर्नाटक में, स्थानेश्वर हमारा हरियाणा, क्या है, हरियाणा के करनाल जिले में हो जाएगा, ना कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो 1 और 3 हम सही आंसर मार्क करेंगे। चलिए ऊपर देखेंगे आंसर क्या दिया गया है। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों क्या दिया गया है इसका आंसर। चलिए सही आंसर केवल मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन ए। यानी कि इसका सही आंसर क्या हम मार्क करेंगे, ऑप्शन ए। केवल 1 और 3 पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। भीलसा दोस्तों क्या है हमारा, यह मध्य प्रदेश में स्थित प्राचीन नगर विदिशा का आधुनिक नाम है। तो भीलसा हमारा मध्य प्रदेश दिया गया था, बिल्कुल सही दिया गया था। द्वार समुद्र हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है, जो कि हमारा गलत दिया गया था। गिरिनगर हमारा गुजरात, बिल्कुल सही है दोस्तों। स्थानेश्वर हमारा हरियाणा में करनाल जिले में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। केवल सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। ठीक है, चलिए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किसके लिए प्रख्यात थे या विख्यात थे। तो याद रखें दोस्तों, सही आंसर मार्क करेंगे। विदेशी व्यापार करने वाले ये बंदरगाह थे। क्या है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ देखें, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे। तो याद रखिए विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। ठीक है, फिर देखिए क्या है। कह रहा दोस्तों कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे। तो याद रखिए विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, यह हमारे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब 2019 में पूछे गए एशियन हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों सोह गौरा। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि सोह गौरा। इस पॉइंट को याद रखिए। सोह गौरा अभिलेख में दोस्तों अकाल से निपटने के उपायों में अन्न भंडार रखने का उल्लेख है। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों सोहगौरा। कह रहा है दोस्तों कि जबकि सोहगौरा गोरखपुर यूपी के पास स्थित है, जहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। और कह रहा है कि सोहगौरा अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों में अन्न भंडार रखने के उल्लेख मिलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखते चलिए दोस्तों। फैक्ट हमारे यूपीएससी की परीक्षाओं में रिपीट करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों कंगन हल्ली। ठीक है, इस पॉइंट का आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए कंगन हल्ली। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है। तो याद रखिए दोस्तों कंगन हल्ली। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कंगन हल्ली। वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित क्या है दोस्तों, एक बौद्ध स्थल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ से प्राप्त एक उभारदार मूर्ति शिल्प में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक या राजा अशोक लिखा हुआ है। इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए कंगन हल्ली। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक या राजा अशोक लिखित है। तो ऑप्शन ए
कंगनहल्ली दोस्तों हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम यानी कि विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है दोस्तों सही है। ठीक है, यहाँ देखें कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम यानी कि विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। क्या है, देखें फिर से। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम यानी कि विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो याद रखिए, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम यानी कि विष्टि सामान्यतः राज्य के लिए आय का एक स्रोत तथा जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का क्या कर जाना या माना जाता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ठीक है, प्रश्न कह रहा था कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम यानी कि विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिए, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम 2016 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ठीक है, चलिए एशियन हिस्ट्री में जो हमारे 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते चलिए अब देखिए यहाँ कह रहा है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न 2016 में जो पूछा गया था एशियन हिस्ट्री से, वह कह रहा है कि सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था। क्या है, कह रहा दोस्तों हमारा कि सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन बी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम बिल्कुल, वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। इस पॉइंट को याद रखिए। उसने 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया। तो याद रखिए जेम्स प्रिंसेप इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, शब्द और उनके विवरण। ठीक है, कह रहा है एरीपत्ती भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि एरीपत्ती यानी कि यह ऐसी भूमि थी जिससे मिलने वाला राजस्व दोस्तों अलग से ग्राम जलाशय के रखा रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एरीपत्ती हम किसे कहते थे दोस्तों। तो याद रखिए कि भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखा रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों तनियूर। तो कह रहा है कि एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि घटिका क्या थी, प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय था। ठीक है, क्या है, घटिका क्या थी, प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय था। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 3rd। और व्याख्या हम अभी देखेंगे दोस्तों, फिर से एक बार देखेंगे कि एरीपत्ती दोस्तों, इस एरीपत्ती जो थी दोस्तों वह ऐसी भूमि थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखा रखाव के लिए क्या निर्धारित कर दिया जाता था। ठीक है, एरीपत्ती भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखा रखाव के लिए क्या निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर कह रहा है कि एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। तो यह हमारा गलत है। फिर घटिका कह रहा है कि प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध क्या थे, विद्यालय थे। तो पहला और तीसरा पॉइंट हमारा सही दिया गया है, ऑप्शन डी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे और डिटेल हम देखेंगे। चलिए, कह रहा दोस्तों कि एरीपत्ती भूमि मुख्यतः क्या थी, जलाशय भूमि थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो एरीपत्ती हम लोगों ने देख लिया। फिर कह रहा दोस्तों तनियूर क्या था। तो तनियूर था दोस्तों चोल साम्राज्य यानी कि 850 से 1200 ईस्वी के प्रशासन से संबंधित शब्द है। क्या है, तनियूर चोल साम्राज्य 850 से 1200 ईस्वी के प्रशासन से संबंधित शब्द है। इसके तहत सभी गांव एक स्वशासित इकाई था। क्या है, इसके तहत सभी गांव एक स्वशासित इकाई था। ठीक है, प्रत्येक गांव मिलकर एक कोर्रम या नाडू का निर्माण करते थे। ठीक है, तनियूर एक बड़ा गांव था, या इतना बड़ा था कि स्वयं ही एक कोर्रम का निर्माण करने में क्या है, सक्षम था। ठीक है, याद रखिए दोस्तों क्या है, यहाँ देखें तनियूर चोल साम्राज्य
स्वराज्य 850 से 1200 ईस्वी के प्रशासन से संबंधित शब्द है। इसके तहत सभी गांव एक स्वशासित इकाई था। ठीक है, प्रत्येक गांव मिलकर एक कोरम या नाडु का निर्माण करते थे। कह रहा है तानियूर एक बड़ा गांव था या इतना बड़ा था कि स्वयं ही एक कोरम का निर्माण करने में सक्षम था। ठीक है, घटिका क्या था दोस्तों यहाँ पे? तो घटिका था मध्यकालीन कर्नाटक के मंदिरों के निकट स्थित पल्लवों का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान था। ठीक है, मध्यकालीन कर्नाटक के मंदिरों के निकट स्थित पल्लवों का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान था घटिका। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देख लीजिए, एरीपत्ती भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखा रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। और घटिका दोस्तों प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध क्या था? विद्यालय था। जबकि तनियूर हमारा क्या था? यह एक बड़ा गांव था, यह इतना बड़ा था कि स्वयं ही एक कोरम का निर्माण करने में सक्षम था। हम लोगों ने डिटेल पूरी अच्छी तरीके से देख लिया है। बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। चलिए देखिए यहाँ दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो सही आंसर मार्क करेंगे मालिका विकाग्नमित्र। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे। कह रहा दोस्तों कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो सही आंसर मार्क करेंगे मालिका विकाग्नमित्र। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि मालिका विकाग्नमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका जो कि उनके राज्य की नर्तकी थी की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। क्या है दोस्तों कि मालिका विकाग्नमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका जो कि उनके राज्य की नर्तकी थी की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो याद रखिए दोस्तों मालिका विकाग्नमित्र। सही आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे। यहाँ देखिए, कह रहा है कि मालिका विकाग्नमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका जो कि उनके राज्य की एक नर्तकी थी की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। उनकी विभिन्न रचनाएं निम्न है। नाटक हैं दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालिका विकाग्नमित्रम। महाकाव्य है दोस्तों रघुवंशम और कुमार संभवम। खंड काव्य है दोस्तों मेघदूतम और ऋतु संहारम। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सारे प्रश्नों को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते चलिए। फैक्ट यूपीएससी में हूबहू रिपीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देखते चलिए। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ देखेंगे हमारा। ठीक है, 2016 में पूछा गया जो चौथा प्रश्न है एशियन हिस्ट्री से। कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों मागध। ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। फिर देखिए, कह रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो याद रखिए दोस्तों मागध इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है मागध प्राचीन भारत में एक दरबारी था। जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों या महाकाव्य संबंधी कथाओं को याद करना विभिन्न समूहों का काम था जिन्हें सूत और मागध कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो मागध इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2015 के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? क्या है? कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सामंती व्यवस्था के क्या हैं अनिवार्य तत्व हैं? ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए देखेंगे। कह रहा है पहला दोस्तों की अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ठीक है, तो पहला हमारा दोस्तों क्या है? गलत दिया गया है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है हमारा कि सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो यह भी हमारा सही है और सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों हमारा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या है?
देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। तो याद रखिए, पहला कह रहा है कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ठीक है, तो यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरा हमारा कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। क्या है? भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। ठीक है, फिर कह रहा है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, याद रखिएगा सामंती व्यवस्था के संबंध में हमारे दोनों पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या कह रहा है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित क्या है प्रशासनिक व्यवस्था का क्या है, कह रहा है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था या संरचना का उदय। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रख। चलिए देखिए, यहाँ फिर से देखेंगे। कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। तो पहला कह रहा है कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। यह हमारा पॉइंट गलत दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। यह पॉइंट हमारा सही है। तीसरा कह रहा है कि सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो यह भी हमारा सही है। दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है। ठीक है, यहाँ डिटेल एक बार देखेंगे। सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। कह रहा है भारत में सामंतवादी समाज के विकास के बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। क्या है? भारत में सामंतवादी समाज के विकास के बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। कह रहा है कि इससे राजा की शक्ति कम हो गई और वह ऐसे सामंती सरदारों पर अधिक निर्भर रहने लगा जिनके पास अपनी स्वयं की सेनाएं थी। क्या है? इससे राजा की शक्ति कम हो गई और वह ऐसे सामंती सरदारों पर अधिक निर्भर रहने लगा जिनके पास अपनी स्वयं की सेनाएं थी। कह रहा है इस प्रकार केंद्रीय राजनीतिक सत्ता क्रमशः कमजोर होती गई तथा प्रांतीय या स्थानीय सत्ता उत्तरोत्तर क्या होती गई? मजबूत होती गई। ठीक है, इस प्रकार केंद्रीय राजनीतिक सत्ता क्रमशः कमजोर होती गई तथा प्रांतीय या स्थानीय सत्ता उत्तरोत्तर मजबूत होती गई। अतः कथन एक पूर्णतः गलत है, जबकि शेष दोनों कथन सही है। ठीक है, कह रहा है कि अत्यंत सशक्त, कह रहा था कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। यह हमारा पहला पॉइंट गलत है। फिर दूसरा कह रहा है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। यह पॉइंट हमारा सही है। तीसरा कह रहा है कि सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। सामंती व्यवस्था से संबंधित दोनों पॉइंट याद रखिएगा, मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर, चलिए देखिए। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। क्या है? कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो सही आंसर मार्क करेंगे केवल 3 और 4, यानी कि कौशल और मगध। ठीक है, यानी कि कौशल और मगध। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों हमारा केवल 3 और 4। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो याद रखिए दोस्तों हमारा कौशल और मगध। ऑप्शन 3 और 4 बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को गृह त्याग के बाद मगध साम्राज्य में शामिल गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा कौशल उनका मुख्य प्रचार क्षेत्र रहा, जहां उन्होंने अपने मत का प्रचार किया। अपने वृहद प्रचार काल में बुद्ध कभी भी अवंती, मध्य प्रदेश या गांधार, अफगानिस्तान नहीं गए। अतः हमारा अवंती और गांधार हमारा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखें, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को गृह त्याग के बाद मगध साम्राज्य में शामिल गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा कौशल उनका मुख्य प्रचार क्षेत्र रहा, जहाँ उन्होंने अपने मत का प्रचार किया। अपने वृहद प्रचार काल में बुद्ध कभी भी अवंती, मध्य प्रदेश या गांधार, अफगानिस्तान नहीं गए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौशल और मगध बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, केवल 3 और 4। ठीक है, मगध में हमारा दोस्तों क्या था? गया, जहां दोस्तों बुद्ध को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कौशल था उनका मुख्य प्रचार क्षेत्र, जहां उन्होंने अपने मत का प्रचार किया। ठीक है, जबकि अवंती मध्य प्रदेश तथा गांधार अफगानिस्तान बुद्ध कभी भी नहीं गए, इसलिए हमारा अवंती और गांधार नहीं होगा बुद्ध के जीवन से संबंधित, जबकि कौशल और मगध हमारा बुद्ध के जीवन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी, केवल 3 और 4 हम सही आंसर मार्क करेंगे। कौशल और मगध हमारे बुद्ध के जीवन से क्या थे? संबंधित थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2014 के प्रश्नों को देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। यहाँ देखें नीचे। ठीक है, चलिए देखेंगे।
कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है क्या, सही आंसर हम मार्क करेंगे केवल 3 और 4। ठीक है, अभी इस प्रश्न को हम लोगों ने देखा, देखिए फिर प्रश्न रिपीट कर गया। कह रहा दोस्तों कौशल और मगध। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3 और 4। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो याद रखिए दोस्तों कौशल और मगध हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी केवल 3 और 4। इसका व्याख्या हम लोगों ने अभी पूरी अच्छी तरीके से देख लिया है, इसलिए हम बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए आगे देखिए 2013 में पूछे गए क्या प्रश्न थे यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ देखिएगा 2013 में पूछे गए प्रश्न हैं, एशियंट हिस्ट्री के प्रश्न हम देख रहे थे। चलिए देखें, पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। कह रहा है दोस्तों उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। क्या है, उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। तो यह दोस्तों हमारा ऑप्शन पहला जो दिया गया है यह गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी केवल 2। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। कह रहा है उनके विशाल महल व मंदिर होते थे, गलत है। कह रहा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यह पॉइंट हमारा सही है दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन 2, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन 2 हम यानी कि बी केवल 2 सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, आगे देखें क्या कह रहा है, आगे के प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। यहाँ देखें क्या कह रहा है, कह रहा है भारत की यात्रा करने वाले वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह क्या थे, सुरक्षित थे। क्या है, कह रहा है सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। तो पहला पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ठीक है, तो दूसरा सही है दोस्तों। फिर कह रहा है हमारा तीसरा पॉइंट कि व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर क्या है, शुल्क देना पड़ता था। तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए भारत की यात्रा करने वाले वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। कह रहा है इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थे। तो यह पॉइंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना है किसी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट हमारा सही है, पहला पॉइंट बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है क्या, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3 हमारे सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे 2012 के प्रश्नों की तरफ, क्या कह रहे हैं हमारे, देखेंगे यहाँ ध्यानपूर्वक। कह रहा है प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ठीक है, तो यह पॉइंट दोस्तों क्या है हमारा, यह पॉइंट गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को क्या करती थी, सुनिश्चित करती थी। क्या है, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को क्या सुनिश्चित करती थी। यह पॉइंट हमारा सही है। तीसरा कह रहा है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम, क्या, वह है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2 और 3। ठीक है, कह रहा है चूंकि श्रेणी का अनिवार्य रूप से प्रशासनिक प्रमुख राजा नहीं होता था। क्या है, यहां देखें दोस्तों क्या कह रहा है नीचे, कह रहा है चूंकि श्रेणी का अनिवार्य रूप से प्रशासनिक प्रमुख राजा नहीं होता था, शिल्पी अपनी श्रेणी के मुखिया के अधीन संगठित थे जो उनके हितों का क्या थे, ध्यान रखते थे। अतः कथन 1 हमारा गलत है। ठीक है, पहला कह रहा था कि प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। यह पॉइंट हमारा गलत है। जबकि दूसरा कह रहा है कि श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है।
तीसरा कह रहा है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2 और 3। यहाँ देखें, कह रहा है चूंकि श्रेणी का अनिवार्य रूप से प्रशासनिक प्रमुख राजा नहीं होता था, शिल्पी अपनी श्रेणी के मुखिया के अधीन संगठित थे जो उनके हितों का क्या करते थे, ध्यान रखते थे, इसीलिए हमारा कथन एक गलत है। ठीक है, तो याद रखिए कथन एक हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा और तीसरा पॉइंट हमारा श्रेणी के संबंध में जो दिया गया है वह सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी केवल 2 और 3 हम राइट आंसर मार्क करेंगे। आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिए। कह रहा है प्राचीन काल भारत में हुई, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है दोस्तों कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग क्या था दोस्तों, आम था। क्या है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों कि तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण क्या था, शुरू हो चुका था, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, तो यह पॉइंट हमारा सही है। चौथा कह रहा है दोस्तों हमारा कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4। यानी कि फिर से देखिए, प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है दोस्तों कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। क्या है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग क्या था, आम था। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, तो यह भी हमारा सही है। चौथा कह रहा है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो यह भी हमारा पॉइंट सही है। यानी कि 1/3 और 4th पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। जबकि दूसरा कह रहा है कि तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, यह पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। पहला कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। क्या है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। फिर कह रहा है तीसरा हमारा कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा कह रहा है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। दूसरा कह रहा है कि तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। कह रहा है कि प्राचीन भारत का समय वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय रहा है। क्या है, प्राचीन भारत का समय वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय रहा है। इस दौरान प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य चिकित्सा में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता था, किंतु अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था, इसलिए हमारा क्या है, द्वितीय कथन गलत है। ठीक है, कह रहा है कि प्राचीन भारत का समय वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय रहा है। इस दौरान प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य चिकित्सा में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता था, किंतु अंग प्रत्यारोपण क्या था, संभव नहीं हो सका था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि दोस्तों प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, यह पॉइंट हमारा सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, यह भी पॉइंट हमारा सही है। और चौथा कह रहा है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों। 2011 में देखेंगे क्या प्रश्न पूछे गए थे हमारे एशियन हिस्ट्री से। यहाँ देखें क्या कह रहा है। ठीक है, देखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, बिल्कुल सही है। कह रहा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। ठीक है,
याद रखिएगा, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र क्या बनाए जाते थे। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। 1 और 2 हमारे दोनों पॉइंट सही दिए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने एशियन हिस्ट्री में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2011 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे। जो अगली वीडियो हमारी होगी दोस्तों वह होगी मध्यकालीन भारत से संबंधित। ठीक है, यहाँ देखिए मध्यकालीन भारत में 2011 से लेकर 2023 तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरीके से एशियन हिस्ट्री में जितने भी 2011 से लेकर 2023 तक के प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट लिया है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो से दोस्तों आप अपने एशियन हिस्ट्री वाले पार्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि फैक्ट दोस्तों हुबहू परीक्षाओं में रिपीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्नों को, फिर हम बढ़ेंगे दोस्तों हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, और पूरी तरीके से हम जो हमारा इतिहास का पार्ट है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल दोस्तों उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। हमारे चैनल की तरफ से लगातार अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। ठीक है, लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सारे पूर्व वर्षों के जो प्रश्न हम लोग हल करते चल रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों प्रश्न तो नहीं लेकिन दोस्तों फैक्ट हमारे यूपीएससी की परीक्षा में जरूर रिपीट करते हैं। इसलिए सारे फैक्ट जो हम लोग देखते चल रहे हैं प्रश्नों के रूप में, आप लोग ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को हल करते चलिए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने एशियन हिस्ट्री के प्रश्नों को भी कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसमें हम लोग दोस्तों पूरा मिडिवल हिस्ट्री के प्रश्नों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने एशियन हिस्ट्री के प्रश्नों को ना हल किया हो वह इस वीडियो से एशियन हिस्ट्री के प्रश्नों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों हम मध्यकालीन भारत के प्रश्नों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए दोस्तों लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।